दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो। ओम शांति। ये जो टॉपिक है इमोशनल स्टेबिलिटी, मैं कहूँगा आज के समय का 2 साल से देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड है। जितनी भी जगह गया, अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर रहा है। लोग स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं, पर इमोशनल लेवल को डिफ़िकल्टी जा रही है, और यहाँ पर हम उनको मदद भी कर सकते हैं। शुरू करता हूँ एक वर्षन से। लॉर्ड गौतम बुद्धा के पास एक प्रिंस आया। प्रिंस ने सब सुख देख लिए थे, वहाँ रहने लगा। सब लोग चप्पल पहनकर जाते थे भिक्षा लेने, ये नंगे पांव जाता था। सब लोग खाना खाते थे, ये खाना नहीं खाता था। धीरे धीरे ये वीक हो गया। मैसेज आया लॉर्ड गौतम बुद्धा को, तो एक दिन सुबह उसकी झोपड़ी के बाहर आए और प्रिंस को बोला कि मैंने सुना तुम वीणा बहुत अच्छा बजाते। बोला हाँ। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा अगर बहुत टाइट है तारे
तो बजेगा? बोला नहीं, टूट भी जाएगा। बहुत ढीला कर दें तो? बोला फिर भी नहीं बजेगा। फिर लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा कौन सी पोजीशन में सबसे अच्छा बजेगा? उसने कहा जब ज्यादा टाइट ना हो, जब ज्यादा ढीला नहीं हो, एक मीडियम हो। यही लाइफ की रिक्वायरमेंट है कि हम अपना बैलेंस किसी भी हालत में न लेफ्ट या राइट को लेकर करें, लॉजिकल साइड या इमोशनल साइड, दोनों का बैलेंस लेकर डिसीजन लें, निर्णय लें। अगर एक तरफा डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेस वो नहीं है कि लोग मेरे को नहीं समझ रहे हैं, पर सबसे डिफिकल्ट फेस वो है जब मैं अपने को नहीं समझ रहा हूं। ये बुक का मैंने दिया लास्ट पेज का, इसीलिए हमें पहले खुद को समझना है। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए तो मेरे को अपना रियलाइजेशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी T20 मैच में, वर्ल्ड कप में, जिसमें इंडिया जीत गया फाइनल, उसमें एक कैच का जो सूर्य कुमार प्लेयर था, उसने एक ऐसा कैच लिया जिसका हर जगह तारीफ हुई और प्रोबेबली उस कैच के कारण इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया। अब उसमें एनालिसिस हो रहा था कि ऐसे कैसे उसने इतना डिफिकल्ट कैच पकड़ लिया। बॉल बाहर जा रहा था, उसको अंदर रहकर फिर कैच उसने किया। तो दो फैक्टर आए, एक था अवेयरनेस और दूसरा है अटेंशन। आज की दुनिया में अगर मैच जीतना है लाइफ का तो अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस हाईएस्ट सेल्फ रियलाइजेशन का शब्द है। मैं जो भी काम कर रहा हूं अवेयर होकर कर रहा हूं। आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई कॉन्शियसनेस। और दूसरा है अटेंशन। जितना मेरा अटेंशन इस समय यहां पर है, जितना फोकस मेरा इस समय यहां पर है, मैं आगे बढ़ूंगा। खेल यही है, मैच यही हारा जाता है और जीता जाता है। अगर मेरा फोकस यहां पर है, मन और बुद्धि एक साथ काम कर रहे हैं, मेरा डिसीजन पावर अच्छा है और मैं पहले से ही घटनाओं को कैच कर लेता हूं, कैचिंग पावर अच्छा है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये एक साइड हो गई लाइफ की, जहां अवेयरनेस है, अटेंशन है, फोकस है। जब ये नहीं है तो अपोजिट साइड जो देखने को मिल रही है, हर दिन देखने को मिल रही है। कई लोग सेल्फी लेते लेते, अभी रिसेंटली एक जगह पर पिकनिक मनाने गए एक फैमिली, और फैमिली के 3 या 4 मेंबर, पानी आया पीछे से और चला गया। सेल्फी ले रहे हैं, ट्रेन आ गई, एक्सीडेंट हुआ। और दूसरा प्रॉब्लम, अब एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है और उसका कारण है कहीं ना कहीं
इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वह सुबह के समय होते हैं, पर्टिकुलरली 4 से 6 के बीच में मैक्सिमम होते हैं, 4 से 8 के बीच में होते हैं। अभी एक जगह बहुत बड़ा मैच चल रहा था और उस मैच में एक टीम हार गई, तो दोनों के जो ऑडियंस था लड़ने लगे और नुकसान हुआ। अब ये क्या दिखा रहा है? मैच मैच है, मैच हारा जाता है, जीता जाता है, पर आत्मा में इतनी कमजोरी आ गई है कि छोटी छोटी चीजों में नुकसान हो रहा है। और जो मैंने कहा, एक सिंपल व्यक्ति भी जानेगा पानी बढ़ रहा है और फिर भी जा रहे हो, तो वो गलती खुद की है, न कि किसी और की है। और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं मेरा थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में कन्फ्लिक्ट है, और उसके कारण ये नुकसान बढ़ते जा रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी का अर्थ है मैं अपने इमोशंस को, फीलिंग को, मूड को ठीक कर सकता हूं। मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को भी डील कर सकता हूं। और जो लोग डील नहीं कर पाते हैं वही तरह तरह के प्रॉब्लम में फंसते हैं, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कन्फ्लिक्ट हो, चाहे डैमेज हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को, बच्चों को एम्पावर करो, बचपन से उनको ट्रेन करो कि बड़े होने पर भी वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, इमोशंस को ठीक करें। नहीं तो एक शब्द आ जाता फेल, तो सुसाइड कर लेता है बच्चा, और सुसाइडल टेंडेंसी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण ही है कि कहीं ना कहीं वो इमोशंस को डील नहीं कर पा रहा। ये ट्रेनिंग अब हम खुद को भी दें और हमारे बच्चों को भी दें। इसका अर्थ है कि मैं अपने दर्द को समझ रहा हूं और दर्द को मैनेज कर रहा हूं, दूसरे के दर्द को भी समझ रहा हूं और उसको भी फील कर रहा हूं, जिसको कहा जाता है एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है। सिंपैथी का अर्थ है कि केवल मैं समझ रहा हूं, आपको तकलीफ है, पर एम्पैथी का अर्थ है कि मैं आपके अंदर के दर्द को समझ रहा हूं, आपके अंदर जाकर फील कर रहा हूं कि आपको क्या हो रहा है। इसका बेस्ट डेफिनेशन है पेन और प्लेजर को मैं अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, दर्द और खुशी दोनों को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अगर खुशी को भी रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं करता तो लोगों को कभी कभी हार्ट अटैक होते हैं, और वो अभी हुए एक जगह पर। खुशी अच्छी चीज है, पर अगर उसका बैलेंस नहीं है ठीक, बॉडी वीक है, हार्ट वीक है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। क्योंकि अभी यंग हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं। 24 से 30 साल वालों के हार्ट अटैक बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, और उसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, वो व्यक्ति खोता जा रहा है। जितना भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो दो चीजें होती है, या तो लव के कारण करते हैं या क्राई के कारण करते हैं। बचपन से जो मेरे को ट्रेनिंग दी गई
मैं जब छोटा था, खाना नहीं मिल रहा था, भूख लग रही थी तो मैं रो रहा हूं, और वही बड़े होते होते मेरे अंदर वो आ गया और वो मेरी पर्सनैलिटी बन गई, और उसके कारण मेरा जो रिस्पॉन्स है वो क्राई वाला हो जाता है। पर अगर मेरा लविंग रिस्पॉन्स है तो मैं उसमें बैलेंस करके आगे जाता हूं। अब वो व्यक्ति, वो आत्माएं क्या करती हैं जो बैलेंस नहीं कर पाती हैं? पहला, अवॉइड करती हैं, उन सिचुएशंस को वो अवॉइड करेंगी, वो लेंगी नहीं। हमारे पास भी कई आते हैं, ड्रिप लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, नहीं नहीं नहीं, बिना उसके हमें चाहिए। क्या हुआ था? जो अंदर चला गया था प्रोग्रामिंग बचपन से, वो अंदर ही है, और वो प्रोग्राम उसको कहता दर्द होगा, जबकि लगा कुछ नहीं अभी, पर दर्द होगा, तो वो अवॉइड करते हैं। दूसरा, डर। डर एक नॉर्मल इमोशन है। फियर और लव दो पावरफुल इमोशन है। अगर डर ज्यादा है तो ब्लड हमारा दोनों पाँव में आ जाता है, तो मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और मेरे बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिना कारण से मेरे को डर बना रहता है, बिना कारण से मेरे में इनसिक्योरिटी रहती है, बिना कारण से अनसर्टेनिटी रहती है, तो ब्लड दोनों पाँव में रहेगा, मेरी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। और हमारी मेजर इम्यूनिटी हमारी आते हैं, इंटेस्टाइन है, सेकंड ब्रेन है, हमारी आते सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन यहाँ है, एक ब्रेन ये है। यहाँ पर जो हो रहा है वो आंतों में आता है, और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर होता जा रहा है। पहले ये कैंसर बहुत लो था, अब ये टॉप पर चला गया, और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये कैंसर को क्रिएट करता है। तीसरा, डिनायल मोड पे रहता है। चौथा, कंपटीशन से डरता है। और लास्ट है, हम सीखते जाएं तो इसको अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। हम अपने नेगेटिव इमोशन को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं अगर हम सीखते जाएंगे। ये एक थ्योरी है, बुक्स में पढ़ाया जाता है, मास्लो की थ्योरी है, और इस थ्योरी में कहा गया कि हम सब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। हमारी पहली डिमांड रहती है रोटी, कपड़ा, मकान। हमें मिल जाता है तो हम सेकंड लेवल पर जाते हैं, फिर थर्ड लेवल पर जाते हैं, मेरी सोशल नीड चालू हो गई। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, मेरी ईगो नीड चालू हो गई। अब मेरे को 3 सब है तो मेरा चौथा चालू हो गया, और उस व्यक्ति को ईगो ज्यादा आएगा, उसकी ईगो की नीड ज्यादा हो जाएगी। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मेरे अंदर जो शक्तियां हैं उसका मैं फुल यूज कर रहा हूं। और जब आत्मा अपने अंदर की शक्तियों का फुल यूज करती है, 100% यूज करती है, वो व्यक्ति टॉप पर जाता है। और इसके ऊपर अगर हम कहें सेल्फ रियलाइजेशन, जब मेरे को रियलाइज हो गया मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरी स्टेबिलिटी आती जाएगी। अगर मेरी 1 2 3 4
लेवल है, तो कहीं ना कहीं मैं स्टेबल नहीं रहूँगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसूंगा। इसी को आजकल कहा जाता है इमोशनल ट्रैप, इमोशनल हाईजैकिंग, और वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इमोशन का अर्थ है एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन, ई एनर्जी इन मोशन। हर इमोशन में एक शक्ति है, पावर है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो लव है, हर इमोशन में एक शक्ति है। इसका अर्थ ही रहता है जब मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं किसी भी घटना का, उसको मेरी बॉडी प्रिपेयर कर रही है विगरस एक्शन के लिए। इसीलिए जब हम इमोशनल लेवल पर एक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ नुकसान भी कर देता है, क्योंकि उस समय मेरा माइंड, इंटेलेक्ट काम करना बंद कर देता है। इमोशन और फीलिंग में फर्क है। फीलिंग सुपरफिशियल है, इमोशन डीप है, हायर लेवल पर है। हम कोई आवाज को सडन सुनते हैं तो वो फीलिंग है। हमारे ऊपर दर्द होता है, किसी के दर्द को देखते हैं तो वो इमोशन है। फीलिंग एक ऊपर की लेवल है और इमोशन एक डीप लेवल है, और इसीलिए फीलिंग आना कॉमन है, उससे ज़्यादा नुकसान इतना नहीं होता जितना अगर मैं सेंसिटिव हूँ, इमोशनल सेंसिटिव हूँ, तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा मैं लास्ट लेक्चर में देख रहा था कि आईक्यू सक्सेस देता है, ईक्यू उससे ज़्यादा सक्सेस देता है, एसक्यू दोनों को बैलेंस रखता है। मैं कहूँ एसक्यू का अर्थ है आज की दुनिया में डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है मेरा सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, मेरा सेल्फ मास्टरी अच्छी है। डिसीजन पावर पर एक बहुत अच्छा अभी इवेंट हुआ। एक बच्ची, ये रियल स्टोरी दे रहा हूँ, बहुत वायरल हुआ। एक बच्ची अपने घर में बैठी है 13 साल की, और उसका छोटा भाई, उसके छोटी बहन साथ में है। घर का दरवाजा खुला रह गया, सडनली कुछ बंदर, मंकीज अंदर आए और वो उस बहन को अप्रोच करने लगे। उस बहन के पास एलेक्सा था। उसने एलेक्सा को कहा कुत्तों की आवाज, डॉग की आवाज करो, और उसने कुत्तों की आवाज की और बंदर भाग गए। इसको देखकर मिस्टर महेंद्रा एंड महेंद्रा के मालिक मिस्टर महेंद्रा ने उस बच्ची को बोला, तू पढ़ाई पूरी कर ले, तेरा जॉब, तेरी नौकरी मेरे यहां पर तैयार पड़ी है। क्या फैक्टर था, क्या फैक्टर था। अभी बच्चे ने कोई आईआईटी, आईआईएम, नीट क्लियर नहीं किया, तेरी नौकरी मेरे यहां तैयार है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड डिसीजन पावर। सही समय पर सही निर्णय लेना। डिग्री कुछ भी हो, पढ़ाई कुछ भी हो, पर मेरा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, मेरी बुद्धि शार्प है, मैं निर्णय ले सकता हूं 1 सेकंड में, तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। और इनके एग्जाम्पल बहुत हैं।
राजस्थान के ही मिस्टर ऑनरेबल घनश्याम दास जी बिरला, कोई बड़ी पढ़ाई नहीं करी, सिंपल पढ़ाई पढ़ के इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री क्रिएट करी और उनका सक्सेस मंत्र था शार्प इंटेलेक्ट, बुद्धि शार्प, ह्यूमन टच। ये दो कैरेक्टर हैं तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है, जो मदर टेरेसा में भी देखा। ह्यूमन टच इतना स्ट्रांग था कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये चीजें हमारी तीनों से कनेक्टेड हैं, ज़्यादा हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हम ये नहीं कह सकते ये बड़ा है ये छोटा है, हर एक इम्पॉर्टेंट है, अपने अपने एरिया में वो इम्पॉर्टेंट है। किस समय कौन सा काम आएगा वो हमें देखना पड़ता है। अलग अलग इमोशन है, क्या क्या चेहरे पर चेंजेस आते हैं आप देख रहे हैं। समय समय पर चेंजेस आते हैं, आइसक्रीम खा रहा हूं, चॉकलेट खा रहा हूं, कुछ सडन देख रहा हूं, तो इमोशनल लेवल अलग अलग होती है। अब एक स्टडी में देखा, और मैं भी एग्री करता हूं, ऑल इमोशंस आर न्यूट्रल। जितनी भी इमोशन है न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। हम उसको कैसा मेंटल टच देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं उसको नेगेटिव टच दूंगा तो वो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव टच दिया तो पॉजिटिव दिया। हमें इसलिए दिए गए हैं इमोशन कि हम राइट टाइम पर राइट कारण से उसका यूज करें और इवन नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें। आप देख रहे हैं जब डिप्रेशन है तो हमारे हार्मोन लेवल लो हो गए, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं। अगर ये लो हो जाते हैं तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, और अगर ये लो होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एंजाइटी में, चिंता में भी ये कम हो जाते हैं। खुशी में सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन। जब हम खुद को प्यार करते हैं तब तीनों बढ़ते हैं। पूरा सीक्रेट जो सीखा वो है सेल्फ टॉक। मेरी खुद से खुद की बात क्या है, मैं अपने से क्या बात करता हूं। अगर मेरी अपने से बात अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर दूसरा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेल्फ टॉक पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए एक डॉक्टर ने कहा इल का अर्थ क्या, ILL। डॉक्टर ने कहा इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव। जब मैं खुद को प्यार नहीं करता, भाग रहा हूं, तो बीमारी आएगी, जेनेटिक म्यूटेशन होंगे। इसलिए रोज खुद को पहले प्यार करो। हाथ उठाओ, राइट हैंड लो और कहो आई लव यू, आई लव यू, यू आर सो गुड, बहुत अच्छे हो। आ जाओ मनीषा बहन, एनर्जी नहीं है, खड़े हो जाए। अभी नहीं। जो दिल से लगे
जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। खड़े ही रहें। अभी थोड़ा लाफिंग थेरेपी करते हैं। कराइए। ओम शांति। अभी सभी दो दो आमने सामने हो जाएंगे, पेयर बना लेंगे। 2 3 भी हो जाए तो भी चलेगा। अभी आपको हाथ जोड़ना है और एक दूसरे को देख के अच्छे से हंसना है, स्माइल। अच्छे से हंसना है आपको, खुल के खोले ही नहीं हंसना है, ना, अच्छे खोले, से खोले। फ्री होके। अभी एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए हंसना है, कहते ना देख लूंगा। तो एक दूसरे को हंसते हुए देख लेना है। बहुत बढ़िया। अभी सामने टर्न हो जाएंगे, सामने घूम जाएंगे। अभी हम करेंगे लाफिंग विथ क्लैपिंग। मैं बोलूँगी हा हा, आपको बोलना है हो, ठीक है। मेरे सुर में सुर मिलाना है हमको, ठीक है। हा हा, ओह ओह, हा हा, 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 ha ha, 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 ha ha,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा रिलैक्स, डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। अभी हमको हंसना है, लाफिंग करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक सैम्पल बताती हूँ, उसके बाद में हा 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 पॉज, रुकेंगे सभी साथ में, फिर हाथ ऊपर ले जाते हैं, हा हा हंसना है, फिर लास्ट में अच्छे से कंटिन्यू हंसना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हा 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 हाँ हाँ साथ में, एक साथ ही, जी जी जी। अभी ऐसा ही स्टार्ट, अभी ट्रायल हो गया, अभी साथ में ही करेंगे। चलिए, अभी अच्छे से नहीं हंस रहे हैं सभी, खुल के अच्छे से आवाज आनी इनको चाहिए। आनंद ठीक है? सरोवर लाना। आनंद चलिए। सरोवर में देखोगे तो आप वहाँ जब आता है ग्रुप, कितना पावरफुल रहता है, खुलकर हंसते हैं। अब जितना हम सप्रेस करेंगे उतना इम्यून सिस्टम लो होगा। अगर हार्मोन लेवल को ठीक करना है तो खुलना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। चलिए चलिए अभी स्टार्ट, चलिए। हा 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 हा। अभी हुई बात, अभी फिर से एक बार और। बहुत बढ़िया, ले ले तालियां। चलिए, बैठिए थैंक फिर। यू। चल अब खास खेल पर आते हैं। हमारे अंदर जो ब्लू वाला है हायर ब्रेन है, और नीचे है लोअर ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है। हायर ब्रेन सोचता है, थिंकिंग ब्रेन है। इमोशनल ब्रेन खबर को लेता है और खबर को ऊपर भेजता है। पूरा सिस्टम बना हुआ है इमोशनल ब्रेन का। कैसे ऑन हो जाता है और फिर खबर को ऊपर भेजता है। ऊपर से डिसीजन आता है, फिर डिसीजन जाता है। दोनों एक साथ काम करते रहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। पर अभी क्या हो रहा है, हमारा लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। और उसका कारण है कि टेक्नोलॉजी जो आ गई और क्विक रिजल्ट चाहिए, तो उसके कारण लोअर ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। मैं खबर को ऊपर भेज ही नहीं रहा हूं, खबर मेरे नीचे वाले ब्रेन में ही आकर उसका आंसर कर दे रहा हूं, और उसी से नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोअर ब्रेन में मेमोरी डाटा है, और जो मेमोरी डाटा बचपन से गया है उसमें वो खुल जाता है। और अगर एग्रेसिव नेगेटिव डाटा है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। क्योंकि जल्दीबाजी, इंपल्सिव नेचर के कारण लोअर ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हमारे थॉट, हमारे संकल्प इमोशन को कंट्रोल करें। पर अभी क्या हो गया है, इमोशन थॉट को कंट्रोल कर रहा है, और इस इम्बैलेंस के कारण प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथडोलॉजी, टूल, टेक्निक सीखने पड़ेंगे। अपने को टाइम देना पड़ेगा। वंस ए वीक, वंस ए वाइल टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। शांत होकर बैठें। तो जो टेक्नोलॉजी पर ये ब्रेन डिपेंडेंट हो गया है, उससे डिटैच होएं, उससे अलग होएं। इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग, इमोशनल ब्लैकमेल। और इसी के कारण, इम्बैलेंस के कारण बच्चों में भी प्रॉब्लम आता जा रहा है।
और इसका एक कारण मेन है हमारा प्री ऑक्यूपाइड माइंड। प्री ऑक्यूपाइड माइंड का अर्थ है कि मैंने कई फाइलें खोल रखी है। अगर 100 फाइलें खुली हुई है मेरे माइंड में तो मेरी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, फोकस नहीं हो पाता और जल्दीबाजी में मैं लोअर ब्रेन का यूज कर रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम आ गया FOMO, फोमो। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम कुछ मिस नहीं करना चाहते, हर चीज में हम अपना अपीयरेंस दिखाना चाहते हैं। जगदीश भाई सिखाते थे न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है। न दिखना है न दिखाना है। जितना मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपने खुद को देखना। जब टाइम मिले मैं अपने में बैठ जाऊं, अपने को देखूं, अपने से बात करूं, और जितना मेरा सेल्फ टॉक पावरफुल होगा, पॉजिटिव होगा, उतना मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा है गिल्ट। ये गिल्ट भी बढ़ता जा रहा है, हीनता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये भी जब आ जाता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कभी भी अपने में हीनता की भावना न लाएं, किसी भी कारण से, न खुद में लाएं न दूसरों में क्रिएट करें। दूसरों में भी पॉजिटिविटी लाएं और खुद में भी पॉजिटिविटी लाएं। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम ओके, ऑल इज वेल। मैं ठीक हूं, मैं अपने को प्यार करता हूं। आई एम ब्यूटीफुल सोल, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। तो जब हमारा सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम बढ़ती है तो स्टेबिलिटी आती है। किसी भी हालत में इसको मैं कम ना करूं। आइए अब कुछ क्वेश्चन है मनीषा बहन, उससे रिलेटेड ये इमोशनल स्टेबिलिटी के, ये बीच में आप उन लोगों को करा सकते हैं जो ऑडियंस आपके सामने है, उनको ये क्वेश्चन सिंपल वे में करा सकते हैं और अच्छे वो अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ओम शांति। कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि उनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चनेयर में। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको दिख भी रहा होगा, आप ले भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं नोट्स। पहले तो उनसे पूछें कि पिछले महीने में क्या आप किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परेशान हुए हैं, क्योंकि जनरली जो आते हैं उन मेंटली उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, समस्याएं होती हैं। सेकंड है, पिछले महीने में क्या आपने महसूस किया है कि आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। तो कई बार उनसे ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं कितनी बार, तो कई बार वो स्कोर भी करते हैं इसमें। पिछले महीने में क्या आपने घबराहट और तनाव महसूस किया है, ये उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्ट्रेस मीटर में। पिछले महीने में क्या आपने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को संभालने की अपनी क्षमता के बारे में आश्वस्त महसूस किया है, कि क्या आपको लगता है कि आप जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल कर पा रहे हैं। पिछले महीने में क्या आपको लगा कि चीज़ें आपके मुताबिक चल रही हैं। इसमें लास्ट मंथ का है, पिछले महीने में जो रिसेंटली उनके साथ हुए हैं जो उन्होंने फेस किया है चैलेंजेस, उसके अकॉर्डिंग हमको लेना होगा। नेक्स्ट है, पिछले महीने में क्या आपको लगा कि आप उन सभी कामों का सामना नहीं कर सके जो आपको करने थे। क्या आप अपने जीवन में चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। फिर है, पिछले महीने में कितनी बार आपने महसूस किया कि आप शीर्ष पर हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा महसूस किया।
पिछले महीने में आप कितनी बार उन चीज़ों के कारण क्रोधित हुए हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर थी? कितने बार आपको ऐसा लगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन? फिर कितने बार आपने महसूस किया कि कठिनाइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि आप उन पर काबू नहीं पा सके? फिर ये कुछ और क्वेश्चंस, दूसरों की स्वीकृति या अप्रूवल से ज़्यादा मेरे लिए खुश रहना ज़्यादा आवश्यक है। मीन्स दूसरे मुझे अप्रूव करे तो ही मैं खुश हूँ, क्या ये इम्पॉर्टेंट है या मेरी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? दूसरों पे डिपेंड ना हूँ। फिर मैं स्वयं को सकारात्मक एवं आत्मविश्वास से भरपूर अनुभव करती हूँ। मुझे दूसरों पर विश्वास करना आसान है। कई बार होता है ना, बहुत जल्दी हम ट्रस्ट नहीं करते, डाउट होता है, संशय होता है, तो क्या ये इजी है? फिर मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ उससे संतुष्ट हूँ। मुझे जो रोल मिला है, पार्ट मिला है, वो अच्छे से करें। और मैं अपने भविष्य के प्रति आशावादी हूँ एवं मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या नज़रिया है, एटीट्यूड क्या है उनका, कि निराशावादी है, उनको डिप्रेशन, कुछ भविष्य नज़र नहीं आ रहा है या। तो इस तरीके से उनसे थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक सिंपल सी एक्टिविटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को पसंद आते हैं। हमने जहाँ भी कराया ऑलमोस्ट 1 घंटा उन लोगों ने लिया, किया। फिर उनको बुलाकर, आप उनको स्टेज पर भी बुलाकर वो लोग कहेंगे या एक दूसरे को कहेंगे, 2-2 की पेयर करके वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, वो सॉल्यूशन बताएगा। तो जितनी आप एक्टिविटी कराते हैं उतना वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक टॉप कॉलेज जहाँ एसपी लेवल के लोग आते हैं, 15 लोग बैठे रहते हैं एसपी लेवल के, और उनका अपना एक लेवल रहता है। वो सुनते नहीं हैं क्योंकि वो एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ काफ़ी हलचल होती है। 1 सेकंड में मारो या गोली लगे। अब जब मेरे को एक चांस मिला तो मैंने देखा कि इनको किस तरीके से हम बताएं। बोलना कम है, कराना ज़्यादा है। वहाँ बोलना केवल 10 मिनट 15 मिनट, बाकी कराना है। तो वो पहले से ही प्रोग्राम कर लिया था। उनको वहाँ से उठाकर बीच में लाए और राउंड टेबल के बीच में ले आए। हर एक ने अपना प्रॉब्लम लिखा और हर एक का प्रॉब्लम मिक्स कर दिया गया। अब जो पेपर उठाएगा, जिसका प्रॉब्लम आएगा, वो सॉल्यूशन बताएगा। इस तरीके से वो पार्टिसिपेट करने लगे और उनको अच्छा लगने लगा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो कहीं कहीं डिफरेंट टेक्निक, मेथोडोलॉजी, टूल, टेक्निक अपनाना पड़ती है क्योंकि हर एक के ईगो लेवल अलग अलग रहते हैं और उसको हमें डाइल्यूट करके उनको पार्टिसिपेट कराना पड़ता। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज का। चाहे बच्चे हों, बच्चों से जितना उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, वो बताते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो बाबा ने भी कहा, सुनने की शक्ति कम हो गई, और वो हम भी मान रहे हैं। इसीलिए जितना हम अलग अलग तरीके से उनको इन्वॉल्व करते हैं और फिर थोड़ा बोल देते हैं, जो क्वेश्चन थे उसी पर थोड़ा बोल दिया, आंसर आए, तो वही लेक्चर हो जाता है। और इस तरीके से आप हायर जेंट्री को भी, वेल एजुकेटेड सोसाइटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं।
और हर एक को अपने प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन देना ही लेक्चर है। हम कोई उनको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जो मैंने कहा, सोशल मीडिया पर हर चीज अवेलेबल है, पहले से ही वो क्लासेस हैं, सब है। हमें केवल उनको एम्पावर करना है, शक्तिशाली बनाना है, और वो टेक्निक आप खुद अडॉप्ट करते रहें। लेक्चर के पहले ही 3 दिन पहले ही आपको पता लग गया इस तरह का ऑडियंस है, तो आप मेथड को बनाइए, टाइम दीजिए, विचार सागर मंथन करिए। मैं भी कभी कभी मेरे को 1 वीक लेना पड़ता है उस टॉपिक को बनाने के लिए, इजी करने के लिए, क्योंकि जब तक वो टॉपिक मेरे मन में, माइंड में क्लियर नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी यहाँ पर क्लियर है, तब मैं एनर्जी के साथ दूंगा। तो वो मेहनत करना पड़ती है। ये फील्ड ऐसा नहीं है कि उठ के लेक्चर करें। ये फील्ड है कि आपको प्रिपरेशन खुद को तैयार करना पड़ता है। तो एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशन रिस्पॉन्स। ज़्यादातर हम जो भी रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी घटना को, अपनी पुरानी मेमोरी के आधार पर करते हैं। जो डाटा मेरे अंदर गया है, जो संस्कार बन गया है, उसके अनुसार मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। अब यहां पर मैं सीख रहा हूं, मेरे को पुराने संस्कार से रिस्पॉन्ड नहीं करना है। मेरे को वो घटना देखनी है, समझनी है, और उसका क्या आंसर करना है, नए तरीके से करना है। कॉन्शियसली मैं उस घटना को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। ये 3 वर्ड है, साइलेंस, साक्षी, स्पेस। साइलेंस का अभ्यास बहुत काम आता है इसमें। साक्षी यानी डिटैच ऑब्जर्वर होकर मैं घटनाओं को देखता हूं, तो मेरा डिस्टर्बेंस नहीं होता और मैं अपने लिए जगह देता हूं, अपनी स्पेस खुद क्रिएट करता हूं। और जितना मैं अपनी स्पेस को क्रिएट करूंगा, उतना मेरे अंदर का आत्मा, इंट्यूजन काम करेगा। आजकल लॉजिकल आंसर, इमोशनल आंसर काम नहीं करते, इंट्यूजन काम करता। जो बच्ची का भी बताया, जो सडन प्रॉब्लम आया, उसने सडन डिसीजन लिया और आगे बढ़ गई। एक ये बहुत अच्छी स्टोरी है, दे सकते, मैंने कई जगह दी है। एक किसान खेत में काम कर रहा है और उसने घड़ी पहनी हुई है। वो घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। शाम हो गई, उसकी घड़ी गिर पड़ी। उसने ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। घर आया, बच्चे को बताया। बच्चे ने उससे पूछा कहाँ गिरी। बच्चा उस जगह पर आया और शांत खड़ा हो गया, साइलेंस में खड़ा हो गया। जैसे ही साइलेंस में खड़ा हुआ, टिक टिक की आवाज आने लगी और घड़ी मिल गई। साइलेंस हमारे अंदर की टिक टिक को, अनादि आवाज को, यूनिवर्सल आवाज को पकड़ता है और आने वाले समय में कैचिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट पावर हो जाएगा। अभी मैंने देखा एक जगह लैंडस्लाइड हुआ, ऐसे कई जगह हुआ, पर उस पिक्चर में उन्होंने दिखाया
जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ, एक कुत्ता भागता हुआ आगे चला गया। यानी एनिमल्स को भी पता लग जाता है क्या होने वाला है। और ऐसे ही ह्यूमन बीइंग में भी इतना पावर है कि अगर वो साइलेंस की प्रैक्टिस करता है, बीच बीच में डिटैच होता है, तो वो आवाज को पिकअप कर लेता है। और वो आवाज को पिकअप करना सीखिए। बहुत काल का अभ्यास इसमें काम आएगा। जितना अभ्यास मैं इसमें करूंगा, उतना मेरा प्रेजेंटेशन पावरफुल होगा। यही सीक्रेट है। मंथन और चिंतन और पावर दोनों चीजें मिल जाएं तो खेल आप खेल सकते हो। अपने को जगह दो, मेक स्पेस। बीच बीच में डिलीट करिए। जो चीज काम की नहीं उसको छोड़ दो, जो चीज यूजफुल नहीं छोड़ दो। हर चीज को पर्सनली न लें, ये मैंने सीख लिया। किसी की भी बात को पर्सनली मैं नहीं लेता, चाहे उसने नेगेटिव बोला पॉजिटिव बोला, जो बोला यहां पर नहीं रखना है। उसी समय लेट गो करना है, जाने देना है। और ये जितना मेरा डाटा अवेलेबल होगा यहाँ पर, उतना मैं पावरफुल होऊंगा, उतना यही मेरे को मदद करेगा। लेक्चर के समय भी हम जब लेक्चर 3 दिन पहले बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं और आराम से मैं देखता हूँ 2 दिन पहले मैं सो रहा था, कई चीजें खुद ही आ गई कि क्या करना है। इतना यूनिवर्स में पावर है, तो यूनिवर्स को यूज करना, परमात्मा को यूज करना हमें आना पड़ेगा। नोइंग व्हेन, कब बोलना है कब नहीं बोलना है। कई जगह ऐसा होता है, वो लोग कहते हैं अरे आज कुछ हो गया, 2 मिनट में बोल दो आप। तो आपको आना चाहिए कि 2 मिनट में मैं कैसे विड्रॉ करूं। एक आता है गॉडलीवुड में, 3 मिनट का रहता है। अब आपको 3 मिनट में पूरी चीजें वहां बताना पड़ती है उस बीमारी के बारे में। अब वो मेथड आपको सीखना पड़ती है कि 3 मिनट में मैं कैसे कंपाइल कर दूं। तो नोइंग व्हेन का अर्थ है कब बोलो कब नहीं बोलो। जहां बोलने की जरूरत है बोलिए, जहां बोलने की जरूरत नहीं है मत बोलिए। तो वो पावर हमारा अंदर का बढ़ता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है। इमोशनल डिटॉक्स करें, ये नया शब्द दे रहा हूं। इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करें। जैसे टॉक्सिन का डिटॉक्स करते हैं, इमोशनल का भी डिटॉक्स करें। तो जितना वो होगा अंदर का पावर बढ़ेगा। जैसे एक फैमिली में फादर एंड मदर 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फैमिली का अर्थ ही है FAMILY, फादर एंड मदर आई लव यू। फादर का अपना कैरेक्टर, मदर का अपना कैरेक्टर, दोनों का बैलेंस जब बच्चे को मिलता है, वो बच्चा इमोशनली स्टेबल रहता है। दोनों में से कहीं भी गड़बड़ होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आता है। 2 वर्ड है, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर, इफ यू माइंड इट मैटर। किसी भी घटना को आपने माइंड किया तो बॉडी भी माइंड करती है, बॉडी भी स्ट्रेस हार्मोन बॉडी छोड़ती है। अगर मैंने माइंड नहीं किया तो मेरा एड्रिनल ग्लैंड शांत रहेगा। एड्रिनल ग्लैंड बार बार मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो बीमारी आएगी, इम्यूनिटी लो होगी।
इसीलिए जो एक क्वेश्चन था, अगर मैं बार बार अपसेट होता हूँ, हर चीज से अपसेट होता हूँ, हर चीज से इरिटेट होता हूँ, तो अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टमक अल्सर का मेन कारण है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बार बार अपसेट होता है। इसी हॉल में डॉक्टर कर्नल चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के फादर यहाँ आए थे और कॉन्फ्रेंस में माइंड बॉडी मेडिसिन पर बोल रहे थे। एक ऑडियंस ने पूछा, मेरे को स्टमक अल्सर है, मेरे को क्या खाना खाना चाहिए? यही हॉल मेरे को एकदम क्लिक किया। डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने कहा, ये जरूरी नहीं कि आप क्या खाना खा रहे हो, पर यह जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है। What is eating you? कोई भी बात मैंने रख ली और मेरे को खा रही है तो अल्सर बनेगा। इसीलिए किसी भी बात में हमें अपसेट नहीं होना है और वहां ड्रामा का यूज करना है। जो है वो हो रहा है, मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसकी भी गलती नहीं। जो बाबा ने कहा हर आत्मा निर्दोष है, किसी की गलती नहीं। आज तो बाबा ने कहा दूसरे की गलती को समझना तो अपनी गलती। तो हमें अपने को करेक्ट करना है, अपसेट नहीं होना है, किसी भी घटना को माइंड नहीं करना। ये एक लास्ट एग्जाम्पल देके ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लेक्चर है, दिन भर चलेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। सुंदर पिच्चई जो गूगल का हेड रहा, उसकी एक वर्षन आया था। उसने कहा, एक बार मैं रेस्टोरेंट में बैठा था और रेस्टोरेंट में कुछ लेडीज कॉफी पी रही थी। सडनली एक कॉकरोच एक लेडी के ऊपर आया और वो हल्ला मचाने लगी। कॉकरोच दूसरी लेडी के ऊपर गया, वो भी हल्ला मचाने लगी। धीरे धीरे 3-4 लेडीज बहुत पैनिक हो गई। वेटर जो खड़ा था वो देख रहा था क्या हो रहा है। वेटर आया पास में कि क्या प्रॉब्लम है। सडनली कॉकरोच वेटर के ऊपर आया। वेटर ने कॉकरोच को देखा, समझा और पकड़ के बाहर फेंक दिया रेस्टोरेंट के। सुंदर पिच्चई ने सोचा कॉकरोच प्रॉब्लम था कि रिस्पॉन्स नेगेटिव था। अगर कॉकरोच प्रॉब्लम था तो वेटर भी चिल्लाता, पर उसने नहीं किया। उसने शांति से देखकर उसको बाहर कर दिया। तो हमारा जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल था और उसके कारण जो नुकसान हो रहा था खुद पर, वो हमारे हाथ में भूल जाते हैं। तो रिएक्टिव रिस्पॉन्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स में करें। एक्ट करें पर रिएक्ट नहीं करें। एक्ट करें पर रिएक्ट नहीं करें। मैं लास्ट पे आ जाता हूं। मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। मनुष्य का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे लोग ले जाएंगे। तेरा इस संसार में क्या है जो तू इतना घमंड कर रहा है? तो ईगो एक अच्छा भी है पर नेगेटिव भी है, और ईगो वाले में ही अकड़न ज्यादा आती है।
तो इसीलिए बाबा ने कहा मैंपन को छोड़ेंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, एक सॉन्ग पर कराते हैं, मैसेज आया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कहीं लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो हाथ उठा लें। आ जाइए। लास्ट वन, ये बहुत अच्छा गीत है, मैं भी करूँगा इस पर। कराइए। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तो मारना नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द